तो हम लोग शुरू करते हैं फटाफट। और केमिकल काइनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं वो लेते हैं। जैसा कि दो पीवाईक्यू शीट मैंने अपलोड कर दी है ना। एक तो जो फंडामेंटल पार्ट था, जितना भी आपका ये जो क्या बोलते हैं, यस, ठीक है। तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। हमारी जो क्लास है वो बेसिकली जो कल का हमारा टॉपिक था आरएनएस इक्वेशन, उसकी सपोर्टिंग क्लास है, ठीक है। और इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या लेने वाले हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या लेने वाले हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, किस पे? जो कल हमने काफी सारे टॉपिक किए हैं छोटे छोटे, है ना, उनमें दो इंपॉर्टेंट थे। एक तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर सारा ही हम लोग कह सकते हैं कि जो आरएनएस इक्वेशन वाला जो टॉपिक था, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें आपका एक्टिवेशन एनर्जी और अब इसमें देखो क्या क्या आ गया, किस किस के न्यूमेरिकल आ गए। आपके एक्टिवेशन एनर्जी के न्यूमेरिकल आ गए, ठीक है। आपका ये जो आरएनएस फैक्टर है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए, वो निकालने के न्यूमेरिकल आ गए। यदि आपको एक रिएक्शन के लिए दो टेम्परेचर पर आपका रेट कांस्टेंट दिया हुआ है T1 पे K1, और किसी भी रिएक्शन के लिए सेकंड टेम्परेचर T2 पे उसका रेट कांस्टेंट K2 दिया हुआ है, ठीक है। ये चार टोटल एंटिटीज हैं, है ना। इनमें से कोई भी तीन दी हुई हो तो आप चौथा निकाल सकते हो। मेरे कहने का मतलब है कि एक रिएक्शन के लिए यदि आपको दो टेम्परेचर, है ना, और ठीक है, और एक आपको रेट कांस्टेंट दे दिया, ठीक है, कि भाई T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट इतना है तो T2 पे कितना होगा, ये आप निकाल सकते हो। इसी तरह से यदि रेट कांस्टेंट आपको दे दिया कि भाई T1 पे इतना रेट कांस्टेंट होता है और इतना रेट कांस्टेंट कितने टेम्परेचर पे होगा, तो आप T2 निकाल सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि ये उस वो जो आरएनएस का इक्वेशन है, यस, आरएनएस का इक्वेशन है, उसमें टोटल ये छह पार्टीज है। आप देख लो कितनी पार्टीज हैं, ये सिक्स पार्टी है उसके अंदर, ठीक है। इनमें से आपको कोई भी कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए पूछा जा सकता है। जो सबसे इंटरेस्टिंग है ना, वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी और जो आपका आरएनएस फैक्टर है, आरएनएस कांस्टेंट है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ठीक है। ए, इनकी कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। तो और हम लोग देखेंगे कि आरपीएससी के जो एक्सपर्ट है वो कहाँ चल रहे हैं। हम लोग ये भी देखेंगे कि बेसिकली वो मतलब ये देखो, एक चीज आप देख लो, पिछले कुछ एग्जाम में मैंने भी ये देखा है कि हर एग्जाम में आरएनएस इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि आपका, और इस बार तो केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन में मेरे ख्याल से सारे ही न्यूमेरिकल थे, एक एक भी शायद वैसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, ज्यादातर न्यूमेरिकल ही थे। तो आपको ये जो इसीलिए देखो जो 2022 का पेपर था वो लेंदी लोग उसको बता रहे थे, क्यों? क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा थे, और एक न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो आपको दो या तीन थ्योरेटिकल क्वेश्चन के कंपैरिजन में वो टाइम लेता है अकेला न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इसलिए न्यूमेरिकल पे आपकी पकड़ होनी चाहिए यदि आपको एक मतलब क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो सही हो, वो आपको यदि इंश्योर करना है कि इतना तक मेरा सही होना चाहिए, तो न्यूमेरिकल आपको अटेम्प्ट करने ही चाहिए, है ना, और आपको आने चाहिए। यदि आपने केमिकल काइनेटिक्स के इनके न्यूमेरिकल नहीं सीखे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। तो हम ये जो आज की सीरीज है, आज का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। अब सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं वो देख लो जरा, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल रखूंगा। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल लेंगे, है ना। जैसा कि कल हमारी बात हुई थी कि आप लोग वो सोल्व करोगे एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं, टेक्स्ट क्वेश्चन है या है ना। एनसीईआरटी के हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेने वाले हैं सबसे पहले, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आरपीएससी बेसिकली कर क्या रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी में देखते हैं हमारे पास आखिर एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स या क्या बोलते हैं, क्या क्या रखा हुआ है, फटाफट से देखते हैं। एनसीईआरटी का कौन सा एग्जाम्पल है हमारे पास? यस,
ओके, तो इसमें 4.9 जो एग्जाम्पल है वो हमें मिल गया है एनसीईआरटी का, और इसको मैं उठा लेता हूं और आपके सामने एक बार इसको सॉल्यूशन सही से रखता हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो पहले इसका क्वेश्चन ले लेता हूं, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। आपको भी पता चलेगा कि एनसीईआरटी ने कितना कंसाइज करके दिया है वहां सॉल्यूशन। ये लो भी, ये आपके सामने प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम को जरा आप नोट कर लो, एनसीईआरटी है तो उसको ओपन कर लो, ठीक है। ये 4.9 हमारा क्या है, आपकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4.9 है, ठीक है ना। तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये तो आप जानते ही हो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं और एक्सरसाइज होती है, ठीक है। एक एग्जाम्पलर होता है, ये चार तरह के क्वेश्चन हो गए। ओके, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे जरा देख लेते हैं, इसने क्या क्या दिया है। रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट इतना टेम्परेचर एंड इतना टेम्परेचर, ओके, यानी कि इसने एक रिएक्शन के लिए, अच्छा रिएक्शन कौन सी है जरा देखना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जरा देख लो, है ना, उसकी यूनिट से पता चल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि दो डिफरेंट टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट, अच्छा T1 टेम्परेचर भी लिखते हैं भाई, क्या है ना, T1 टेम्परेचर हमें पता चला 500 के, और उस पे K1 की वैल्यू है हमारी 0.02 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसके अलावा हमें पता चल गया T2 टेम्परेचर, वो कितना है लिया है इन्होंने 700 के, और उस पे जो रेट कांस्टेंट है K2 की वैल्यू वो क्या है 0.07 सेकेंड इनवर्स, है ना। हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, इतनी इंफॉर्मेशन दी है। पूछा क्या है, एक तो E पूछा है और A पूछा है, बात आपको समझ में आ गई। एक आपको निकालना है इससे A, ठीक है, और A से पहले आपको निकालना होगा एक्टिवेशन एनर्जी। ये लो, ये इसकी छोटी सी कहानी है, ठीक है। अब हम सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद में ए निकालेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए, ओके, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए कल हम लोगों ने कुछ इक्वेशंस देखे थे, ठीक है। कल हम लोगों ने दो मेथड देखे थे इस पे, आर्रेनियस, ये देखो हमारा बेसिकली पूरा जो टॉपिक है वो इस पे बेस्ड है। ये देखो यूज ऑफ आर्रेनियस इक्वेशन देखा था, और उसमें हमने देखा था कि कैलकुलेशन ऑफ ईए कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट कर सकते हैं, और आपका आर्रेनियस फैक्टर कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पर, ठीक है। इसमें दो मेथड लिए थे, कंपेरिजन मेथड, है ना। कंपैरिजन मेथड में आप देखोगे तो लास्ट में इक्वेशन 1 2 3 ये सारी हमने ली है, किसके लिए, ये अलग अलग रीअरेंज करके ये इक्वेशंस हमने ली है, ठीक है। तो हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, आपका ये जो इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं 3 है यहाँ पर, है ना, वो हम उठाने वाले हैं, और 3 को यूज लेकर के हम लोग क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई, हमारी 3 इक्वेशन कहाँ गई, ये इसको यहाँ से उठाएं क्या, नहीं, चलो इसको वहां लिख ही देते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो ये आ जाओ भाई, अब आप फटाफट से इसका इक्वेशन देख लो। मास्टर इक्वेशन क्या है, मास्टर इक्वेशन है इसका लोग, लोग पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, लोग K2 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R, और इसको मल्टीप्लाई किससे किया हुआ है, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2 T1। ये लो, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 थी ऊपर वाली। इससे आप एक्टिवेशन एनर्जी का इक्वेशन बनाना सीख लो, देखो काफी ज्यादा काम आएगा आपके। एक्टिवेशन एनर्जी का इक्वेशन कैसे बनाओगे इससे, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एक्टिवेशन एनर्जी को आप इधर लाओगे तो ये log K2 बाई K1 उधर चला जाएगा, और ये जो आपका 2.303 है ना, ये आपका ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, 2.303 R मल्टीप्लाई, अब आपका log K2 डिवाइडेड बाई K1 आ गया इधर, ठीक है। और इसमें आपके इन्वर्ट हो गई सिचुएशन, यानी कि T2 मल्टीप्लाइड बाई T1 तो ऊपर चला जाएगा, T2 माइनस T1 नीचे आ जाएगा, क्योंकि आप जो एक्टिवेशन एनर्जी को उधर लेके गए ना, ठीक है ना, इसको इधर लाने से ये इक्वेशन रीअरेंज होगी, ठीक है। आप ये मास्टर इक्वेशन हमेशा याद रखिए, ठीक है, और इससे ईए की इक्वेशन कैसे निकालनी है ये आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सिंपली वैल्यू रखनी है, ईए में वैल्यू रखनी है 2.303 R मल्टीप्लाइड बाई लोग, यस, लोग K2 कितना है भाई, K2 हो गया आपका ये रहा 0.07, ठीक है, डिवाइडेड बाई K1 कितना है 0.02, ओके, यस। उसके बाद में T2 मल्टीप्लाइड बाई T1, T2 क्या है, T2 है आपका 700 और मल्टीप्लाइड बाई 500, 700, और ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई 500, और नीचे आ गया T2 बाई T1 का डिफरेंस 700
माइनस आपका आ गया 500। इतनी बात हो गई, ये हमने वैल्यू प्लेस कर दी भाई, ठीक है। अब आपको देख लो जरा ये कैसे निकालोगे। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, ये यहाँ पर टिप है। टिप क्या है, आपकी जो लोग वाली टर्म है ना, उसको आप अलग सोल्व कर लो। यहाँ 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 आप करोगे तो दिक्कत हो सकती है ना सॉल्यूशन में, ठीक है। ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, इसलिए इसको अलग ही सोल्व कर लो। जैसे आप इसको यहाँ कैसे सोल्व करोगे, लोग आपका 0.07 डिवाइडेड बाई 0.02। तो अब आप देख लो दोनों में डेसिमल दो दो डिजिट के पहले है, ठीक है। तो डेसिमल काट दो आप, तो क्या बचा, लोग 7 डिवाइडेड बाई 2 बचा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ लोग 7 माइनस लोग 2, यही तो हुआ, ठीक है। अब log 7 माइनस log 2 की आप वैल्यू रख दो। log 2 की वैल्यू तो देखो सारे सारे जानते ही हैं, log 2 की वैल्यू क्या है ना। अब यहां पर एक अनाउंसमेंट और है, यदि आपको log टेबल सीखना है, log टेबल आपको सीखना है, तो मेरा एक ट्यूटोरियल है ना, ट्यूटोरियल है, उसका लिंक मैं आज या तो उसमें डाल दूंगा, या आप जो प्लेलिस्ट है केमिकल काइनेटिक्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, ठीक है ना। आरपीएससी पीवाईक्यू नहीं, एक अलग से एक प्लेलिस्ट मिलेगी केमिकल काइनेटिक्स की, उसमें एक पूरा ट्यूटोरियल है कि log टेबल पढ़ते कैसे हैं, है ना, और उससे कंक्लूजन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आपका log 7 आप देखोगे तो क्या आएगा, 0.84 आपका 51 आएगा। log 2 सबको पता है, ये तो हमें पता है 3010, है ना, 0.3010, ये तो बहुत पुराने समय से रटा हुआ है log 2 की वैल्यू, ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ओके, ये आ गया। अब इसको आप माइनस करोगे, ठीक है, माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0.5441 आएगा, ठीक है। ये तो हमने इसको सोल्व कर लिया। अब ये जो 700 मल्टीप्लाइड बाई 500 है और डिवाइडेड बाई 700 माइनस, इसको भी आप यहां अलग से सोल्व कर लो। चलो इसको यहां सोल्व कर लेते हैं। तो ऊपर हो गया आपका कितना, 35, 35 के 4 जीरो लग जाएगी, ठीक है। और नीचे आपका कितना हो गया, 200, ठीक है। तो आप इसको काट दो, ये 2 जीरो गया, और ये 3500, ये कितना बचा, 1750, ओके। अब हम इसको दोबारा लिख देते हैं यहाँ, 2.303, आर की वैल्यू लिखते हैं 8.314, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाइड बाई, इसको पूरे को सोल्व कर लिया, 5441, इसको मल्टीप्लाइड बाई इसको भी सोल्व कर लिया, 1750, ये लो, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये निकालना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। यदि आप यहीं पे सारा काटापीटी करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है गलत हो जाए, इसलिए जहां मैं 1 नंबर लिख रहा हूं और जहां 2 नंबर लिख रहा हूं, इनको क्या है कि आप अलग अलग ले लो दोनों को ही, ठीक है, और सोल्व करके यहां सिंपली रखो, फिर इनको आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और एक चीज और है, देखो आप मैनिपुलेशन कर सकते हो यहां पर, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको 0.54 से आगे ये वाली डिजिट को आप छोड़ सकते हो, 41 को, इसको छोड़ दो, कोई यूज नहीं है इसका। इसी तरह से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2.3 ले लो, केवल 2.303, अननेसेसरी मल्टीप्लाई प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से इसका आप 8.3 ले लो, ठीक है। तो आप क्या है कि क्वेश्चन को जल्दी टाइम में पकड़ लोगे। बात आपको समझ में आई। इसका 0.54 ले लो, इसका 8.3, इसका 2.3, और इसका ये पूरी वैल्यू ले लो। इतना लेकर के आप करोगे तो आप आराम से क्वेश्चन तक जल्दी से पहुंच जाओगे, ठीक है। क्योंकि वैल्यूज में आपका जो आंसर आएगा और उसमें मिलेगा, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इन डेसिमल वाली डिजिट्स की वजह से, ठीक है। तो ये आपका आने वाला है, ये रिजल्ट आपका आने वाला है 18231, और इसकी यूनिट तो आप जानते ही हो, जूल पर मोल। ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं। अब ये आपने देखा किस तरह से सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब इन्होंने ए और कैलकुलेट करवाया है, ठीक है, ए और कैलकुलेट करवाया है, कैलकुलेशन ऑफ ए, ठीक है। अब ए की कैलकुलेशन के लिए भी हम वापस वहीं चल रहे हैं, कहां चल रहे हैं, वापस वहीं हम चल रहे हैं, और देखते हैं कि हमने ए की कैलकुलेशन के लिए क्या क्या लिया। ये देखो कल जो हमने इक्वेशंस लिए हैं ए की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हमने कंपैरिजन मेथड में कल क्या किया था, ये वाले इक्वेशंस आ गए थे, है ना, ठीक है। उसके बाद में ए की कैसे कैलकुलेशन करेंगे, उसके लिए हमने छोटा सा डेरिवेशन लिया था और कुछ इक्वेशन लिए थे। जैसे एक तो ये इक्वेशन है, ए की कैलकुलेशन के लिए ये काम आता है, और इसको रीअरेंज कर देते हैं तो ये हो जाता है, और रीअरेंज कर देते हैं, यानी कि इसको तो हाँ, इसको नेचुरल लॉग में लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये वाली इक्वेशन आएगी। और जो आपको कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा काम आने वाली इक्वेशन है, वो जहां मैं अभी इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, वो ए की कैलकुलेशन के लिए सबसे ज्यादा काम आने वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको हम उठा लेते हैं, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 303 आर टी। इतना हो गया, ठीक है। अभी चलते हैं और ए की जो वैल्यू है उसको प्रोसीड करते हैं। चलो भाई बताओ फटाफट क्या है इक्वेशन, log k इज इक्वल टू
log a माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी। इतनी बात हो गई, ठीक है। अब आप इसमें आपको इसमें इसको आप और रीअरेंज कर दो, आपको तो a निकालना है ना, तो log a इज इक्वल टू log k प्लस प्लस क्या आ गया, ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, log k की वैल्यू रखोगे। log k कहां गया, k आपने अभी तो निकाला था, log k, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और आ गई, है ना। log k आप कौन सा लोगे, ठीक है, log k कौन सा लोगे, तो भाई log k आप वही लोगे जो आप यहां टेम्परेचर लोगे, देखो, क्योंकि आपके सामने प्रॉब्लम आई ना क्या, कि वहां टेम्परेचर भी दो दिए हुए हैं, ठीक है ना, एक तो 500 दिया हुआ है और एक आपका T2 कितना दिया हुआ है, 700, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है k की वो k1 है, इसकी जो वैल्यू है वो k2 है। अब आप यहाँ k1 लोगे कि k2 लोगे, ठीक है। तो आप यदि k1 लोगे तो टेम्परेचर T1 लेना पड़ेगा, k2 लोगे तो टेम्परेचर T2 लेना पड़ेगा। एक ले लो कोई भी, तो टेम्परेचर ये 500 वाला हमारे लिए कैलकुलेशन में इजी रहेगा, तो T1 ले लेते हैं और उधर k1 ले लेंगे। तो k1 की वैल्यू तो 0.02 थी, ठीक है। हमने लिखा k1 की वैल्यू log 0.02 प्लस एक्टिवेशन एनर्जी हमने अभी अभी ऊपर निकाली है, देखो ये रही 18231, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2.303 मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू आ गई आपकी क्या, 8.300। इस पूरे चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में आपको आर की वैल्यू यही लेनी है ना, और इसकी यूनिट भी याद रखना, आर की वैल्यू जो आप ले रहे हो उसकी यूनिट है 8 r इज इक्वल टू 8.314 आपका जूल पर मोल पर केल्विन, ये यूनिट इसकी फिक्स है ना। ये हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई T1 ले रहे हो ना आप, तो मल्टीप्लाइड बाई 500 कर लो, ये लो। अब आपको इसको सोल्व करना है, और करना कुछ भी नहीं है आपको, है ना, अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं करना। लोग 0.02 को कैसे रीड करोगे आप, है ना, उसका लिंक तो मैं आपको दे ही दूंगा। वैसे लोग 0.02 को इस तरह से रीड करते हैं, यहाँ देखना जरा साइड में मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। लोग 0.02 को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, लोग 2 डिवाइडेड बाई 100, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो इसको लिखेंगे तो इस तरफ से तो लिख सकते हैं ना, log 2 माइनस log 100, कोई दिक्कत नहीं है ना। log 2 की वैल्यू तो बच्चा बच्चा जानता है, 30-10 होती है, और log 100 की वैल्यू 2 होती है। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, 0.3010 में से 2 माइनस करेंगे फ्रेंड्स, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस की 1 पॉइंट कितना हो गया, 1.6 आएगी क्या, 2 में से 310, हाँ 6990, ये हो गई क्या, देखना जरा, यही होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये माइनस की वैल्यू आ गई, बात आपको समझ में आई ना, ठीक है। किसकी, अब देखो हमने किसको सोल्व किया, मैंने इसको अलग से सोल्व कर लिया, इसको, इसकी पंचायती मैंने वहां नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है वहां मुझसे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने इसको अलग से सोल्व कर लिया और फाइनल ये वैल्यू निकाल ली मैंने। अब मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं, और इसको मैं पूरे को सोल्व कर लेता हूं, किसको, ये जो पूरी टर्म है इसमें तो कोई डाउट नहीं है कहीं भी, इसको मैं पूरे को सोल्व कर लेता हूं। इसको आप पूरे को सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देख लो जरा, -1.6990, ये आपने इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। प्लस आपको क्या मिलने वाला है, प्लस आपको मिलने वाला है 190, ठीक है ना। प्लस आपको मिलने वाला है 190, यानी कि ये जो वैल्यू है पूरी, आप इसको मल्टीप्लाई करके काटा पीटी करके फाइनली निकालोगे ना, तो ये आ गया 1.90, ये लो, ठीक है ना। इस पूरी की वैल्यू को करोगे तो, अब आप इसमें क्या करोगे भाई, आप इसमें क्या करोगे, ये तो माइनस हो जाएगा ना 1.90 में से, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 0.201, यही आएगा ना। ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, इतना आएगा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, log a की, जरा देखते जाओ देखते जाओ, अभी तो स्टोरी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। अब आप एक ऑपरेशन जानते ही हो ना, log x इज इक्वल टू वाई, तो एंटी log y, एंटी log y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। तो log a फाइंड करना है, तो a क्या हो गया, a इज इक्वल टू आपका हो गया एंटी log 0.201। अब आप 0.201 को एंटी log टेबल में रीड करोगे, ठीक है, एंटी log टेबल में रीड करोगे तो क्या आएगा इसका, अब वही बात है, एंटी log वाली और log वाला जो ट्यूटोरियल है उसमें आप देखना, आपको 100% क्लियर हो जाएगा एंटी log और log कैसे रीड करते हैं, ठीक है ना। और इसको आप एंटी log टेबल में रीड करोगे तो आपको मिलेगा ये, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको आरपीएससी में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आने वाला है जिसमें आपको एंटी लॉग या लॉग रीड करना पड़े, वो आपको टेबल देंगे भी नहीं। तो वो हमेशा सेटल करके देते हैं, वैल्यू को इस तरह सेटल करते हैं कि आपको लॉग और एंटी लॉग रीड नहीं करना पड़े, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ गया आपका,
फाइनली ये आंसर आया है। अब इसका इतना बड़ा आंसर है, अब मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाता हूं उन्होंने दिया क्या है बोल करके, है ना, कितना कंसाइजली करके उन्होंने खत्म कर दिया, जिसको क्या बोलते हैं, एक बार में तो आपको ये वो एक तो ईए की वैल्यू तो आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन एक ही कैलकुलेशन के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। ये देखो छोटा सा सॉल्यूशन दिया इन्होंने, ठीक है ना, तो इसमें ईए की वैल्यू जो है वो तो आपको आ सकती है आराम से, ये लो भाई, ठीक है, लेकिन ए की जो वैल्यू है वो इन्होंने इतने से में खत्म कर दी है। देखो ए की वैल्यू के लिए सिर्फ इतना सा काम किया इन्होंने। बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो इस तरह से जो हमने किया है वो सिंपली एक न्यूमेरिकल सोल्व किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल हमारे पास और हैं, वो भी देखते हैं, है ना, एनसीईआरटी के वो भी न्यूमेरिकल हैं और उनको भी देखते हैं फटाफट किस तरह से क्या होना है। ओके, यस, ठीक है, यस, ठीक है, एक न्यूमेरिकल और लेते हैं भाई, है ना, वो मैं आपको यही समझा देता हूँ फटाफट। एनसीईआरटी का ही लेते हैं, और ये किसी ने कुछ लिखा है, देखते हैं किसने क्या लिखा है। आवाज तो आई है। सर एंटीलॉग नहीं आता, एंटीलॉग नहीं आता है सर, आरएनए इक्वेशन ऑर्डर वाइज तो नहीं होती ना, सबके लिए सेम होती है क्या? PYQ 2 में 2 क्वेश्चन दिया है, वो कोई बात नहीं, PYQ की बात करेंगे, आप समझो नहीं, आप समझो मैं PYQ ही कर रहा हूं अभी मैं, लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया मैंने, आप मेरे साथ रहो, आपको लगेगा PYQ हो गया सारा, ठीक है ना, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा ना कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो बेसिकली एंटीलॉग नहीं आता, एंटीलॉग के लिए मैं वो आज ट्यूटोरियल शेयर करूंगा, उसमें एंटीलॉग का भी डिटेल है ना, वरना एंटीलॉग 10 मिनट का काम है, वो हम कभी भी एक सेशन लेके एंटीलॉग देख लेंगे, एंटीलॉग कैसे रीड करते हैं। बाकी मैंने जो एंटीलॉग रीड अभी जो लॉग रीड किया है ना, वो काफी इजी वाला है ना, वो काफी इजी वाला है। ठीक है, एक बार आप वो ट्यूटोरियल देखो, उसके बाद आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है भाई, है ना, ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन ही ले लेते हैं ताकि एक बार के लिए हमें टाइम थोड़ा सा कम लगे और आगे चलें हम लोग। सॉल्यूशन एनसीईआरटी ने क्या दिया है वो भी हम उठा लेते हैं एक बार के लिए, ताकि थोड़ा सा कम टाइम लगे और हम जो हमारी PYQ सीरीज है उसको भी हम लोग यहाँ पर ले पाए। ठीक है, ओके, सॉल्यूशन हमने इसका यहाँ पर लिया है, यस, यस, और इसका बाकी सॉल्यूशन भी मैं ये लेके आ गया, ये लो। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आपको आराम से फेस करने को मिल सकती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो ये जो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम ये लाए हैं, ये आपको आराम से मिल सकती है। अब इसमें जरा देखना क्या किया है इन्होंने, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, 4.10 ये एग्जांपल है, इसमें जरा देखो, फर्स्ट ऑर्डर की एक रेट एक इक्वेशन दी है इन्होंने। ठीक है, डिकम्पोजिशन है इथाइल आयोडाइड का, कोई बात नहीं, फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है। अच्छा, वो इन्होंने कहा है कि आरएनएस इक्वेशन ऑर्डर की अलग अलग होती है क्या? भाई आरएनएस इक्वेशन होती है, ऑर्डर से उसका कोई लेना देना नहीं है, सुन लो, ऑर्डर से किसका लेना देना है, उसमें एक तो पार्टी है के, रेट कांस्टेंट, उसका लेना देना है, दूसरा ए, इनका ऑर्डर से लेना देना है। इन दोनों की यूनिट है वो ऑर्डर पे ही डिपेंड करती है, ये कल हम देख चुके हैं। इन दोनों की यूनिट एक ही होती है, रेट कांस्टेंट और आरएनएस फैक्टर की यूनिट एक ही होती है, और वो किस पे डिपेंड करती है? ऑर्डर पे। ये तो आप जानते ही हो, रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑर्डर पे डिपेंड करती है, तो आपके आरएनएस फैक्टर की यूनिट भी ए पे डिपेंड करती है। ठीक है, ओ सॉरी, ऑर्डर पे डिपेंड करती है, ए की यूनिट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो जरा, एक इक्वेशन दे दी और कह दिया कि भाई ये फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है ऑर्डर से। ओके, अब इन्होंने कहा टेम्परेचर दे दिया इन्होंने T1, ये देखो ये T1 टेम्परेचर है, इस पे इन्होंने दे दी वैल्यू K1 की, ये K1 है आपका। ठीक है, अब आगे चले, एनर्जी ऑफ, अच्छा इसने एक्टिवेशन एनर्जी दे दी है, तो निकलवाया क्या है भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन्होंने निकलवाया है रेट कांस्टेंट एट K2, ये लो 700 केल्विन पे रेट कांस्टेंट निकलवाया। तो मैंने अभी आपको क्या कहा था, अभी मैंने कहा था कि आरएनएस इक्वेशन में एक तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं, एक ए कैलकुलेट कर सकते हैं, एक 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 जो बाकी चार पार्टियां हैं, T1 पे जो रेट कांस्टेंट होता है K1, T2 पे रेट कांस्टेंट होता है K2। अब इन्होंने क्या किया, देखो आपको ये दे दिया है, ठीक है, ये आपको दे दिया है, ठीक है, ए की हमें यहां पर जरूरत नहीं है इस इक्वेशन में, जैसा कि, ठीक है, अब T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट दे दिया और कहा T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या होगा, K2 निकलवा लिया इन्होंने। बात को समझो जरा। ठीक है, अब इसमें हमें जो बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन है
है ना, आरएनएस इक्वेशन, है ना, उसको ये फॉर्म उसका हम लगाएंगे। हम दूसरे वाला फॉर्म भी लगा सकते हैं, कई सारे फॉर्म हैं इसके। तो अभी हमने जो फॉर्म लगाया है ना, कौन सा, T1 मल्टीप्लाइड बाई T2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, वो भी हम इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस इक्वेशन में हमने फिर क्या किया है, हमें निकालना क्या है, देखो ये जो इक्वेशन है ना, इसमें हमें निकालना क्या है, निकालना हमें K2 है, ये रहा K2। K2 को हम क्या करेंगे, K2 को हम इधर ले जाएंगे, K2 को हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में आ गया K1। इतने में तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक जो आरएनएस का इक्वेशन है, हमने जो 2-3 फॉर्म लिए हैं ना, उन्हीं में से ये एक है, ठीक है। K2 को आप निकालना है, K2 को इधर कर दो, अब बाकी सबकी वैल्यू रख दो, कहाँ दिक्कत है। इसमें एक ही जगह धोखा है, वो सुन लो, हर न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है आपको, क्या कि आर की यूनिट और एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट, सुन लो भाई, सेम रखनी है। सेम का मतलब यदि आर आप जूल पर मोल में ले रहे हो, है ना, तो ये भी आप क्या लोगे, ये भी क्या लोगे आप, ये देखना जरा, जूल पर मोल में ही लेना है आपको, कौन सी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो इसलिए अब यहां चक्कर क्या है, देख लो जरा, ये देखो तो सही चक्कर क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी 209 किलो जूल दे रखी है, आपको 209 नहीं रखना है, इसको जूल में कन्वर्ट करना है, यानी कि 209 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ तब ये जूल में कन्वर्ट होगा, वो वैल्यू आपको रखनी है यहां पर ईए की। ये पहला धोखा था जो हो सकता है, इसलिए इसमें आप हमेशा याद रखिएगा कि ईए की यूनिट में ये गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, और हम वो रखेंगे, हमारा आंसर आएगा नहीं, ओके। तो इन्होंने ईए की यूनिट आप देखो, मल्टीप्लाइड बाई 1000 से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ रख दिया, जूल में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है। ये K1 की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, ये सारा हमने यहाँ रख दिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो भाई ये जो पूरा है इसको हम लॉग में रीड करेंगे, लॉग में रीड करेंगे तो इतना आएगा, और इस पूरे को हम सोल्व करेंगे, ये जो पूरी वैल्यू है इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग 2.599 आएगा, ठीक है ना। और इसको लॉग K1 को रीड करोगे तो ये आएगा लॉग टेबल में 1.6 इंटू 10⁵ को रीड करोगे तो। अब फाइनली इनको सोल्व कर दो और ये आपका आ गया क्या, log K2 की वैल्यू आ गई। इसको आप एंटी लॉग टेबल में रीड करोगे, ये देखो log K2 की वैल्यू है, ये भी आपका आंसर नहीं है, समझो बात को, यहाँ कदम कदम पे धोखा है, ठीक है। ये भी आपका आंसर नहीं है, आप निश्चिंत हो जाओ, ये आंसर है, ये आंसर नहीं है, ये log K2 की वैल्यू है। K2 की वैल्यू के लिए आप इसको एंटी लॉग टेबल में रीड करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के ये एंटी लॉग टेबल में इसकी वैल्यू आएगी। बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला कौन सा न्यूमेरिकल है, ये वाला वो न्यूमेरिकल है जिसमें आपको एक टेम्परेचर पे K1 दे दिया और दूसरे टेम्परेचर पे जो K2 है वो आपने इन्होंने आपको पूछा है कि भाई K2 बताओ, K2 क्या होगा। ये सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल था जो आरएनएस इक्वेशन पे बेस्ड है। थोड़ा सा हमने इसको जल्दी लिया है क्योंकि सोल्व करने में इसको हमें टाइम लगता है ना, इसलिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास और भी है। अब मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस उठा रहा हूं, आप जरा देखना, आपको भी लगेगा कि कुछ हुआ है आज, ठीक है। एनसीईआरटी के ही मैं एक्सरसाइज उठा रहा हूं, सुन लो जरा, ठीक है। एनसीईआरटी के ही एक्सरसाइज उठा रहा हूं और देखते जाओ आज होता क्या है। और फिर हम आएंगे पीवाईक्यू पर, उसके बाद आएंगे, उसके पहले नहीं आएंगे, देखो पीवाईक्यू पर, है ना, पीवाईक्यू पर आएंगे हम उसके बाद में। तो सबसे पहले हम लेते हैं, आप भी क्या याद करोगे, किससे पाला पड़ा था बोल करके, 4.26 ले लेते हैं, ये लो, ठीक है। ये मैंने एनसीईआरटी का इक्वेशन उठा लिया है 4.26, ठीक है। ये एक्सरसाइज है आपका, क्या है भाई, देखना जरा, ये एक्सरसाइज है, आ गया वो, ठीक है, यस, ओके। ये एक्सरसाइज है 4.26 एनसीईआरटी का। अब आपको करना क्या है, करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन दिया है इन्होंने, और इन्होंने कहा है उसके लिए ये इक्वेशन है, और ये हमें बता दो बस, इन्होंने कहा ये बता दो हमें, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी है, सबसे ज्यादा इजी है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना है, इसको गौर से देखना है, ये है क्या बोल करके, ये क्या आफत है जहां स्टार लगा रहा हूं, ये पूरा इक्वेशन आपको पता चलेगा कि ये इक्वेशन बहुत जानी पहचानी है, ठीक है। और ये है क्या बोल करके, अब इधर देख लो, आपको आरएनएस इक्वेशन का फॉर्म आता है, ए एक्सपोनेंशियल टू पावर, आपका एक्सपोनेंशियल में क्या है, ई ए बाई आर टी, यही तो है आरएनएस इक्वेशन, ठीक है। अब आप इसको और इसको कंपेयर करो भाई, कंपेयर करो, किस किस की वैल्यू पकड़ में आई है आपको, आपको आई ए की वैल्यू पकड़ में 4.5 इंटू 10⁻11 सेकेंड इनवर्स, ये ए की वैल्यू है, ठीक है। ये देखो, ये एक्सपोनेंशियल से पहली वाली टर्म है ना, ये हो गया ए। अब ये एक्सपोनेंशियल है, इधर देखो, जहां अभी अंडरलाइन कर रहा हूं, ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो उसमें, अब उसमें आप जरा ध्यान से देखो, इस ए की वैल्यू की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूं, बस आप पकड़ लो कि ए की वैल्यू आपको पता चल गई, ठीक है।
अब एक्सपोनेंशियल में जरा देखो, मैं लिख देता हूं उसको, एक्सपोनेंशियल 2800, हाँ 30 है, यस, के डिवाइडेड बाई टी, ये है, ठीक है ना, ये हुआ, ओके। अब इसमें आप जरा देखो क्या बोलते हैं, ये बाई आर टी करते हैं ना, तो ये 28,000 किसकी वैल्यू है? अब देखो, अब आप इसका और इसका कंपैरिजन करो, इसका और इसका कंपैरिजन करो, इसका और इसका कंपैरिजन करो तो क्या आएगा जरा वो देखो। इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास हमें क्या मिलने वाला है, आपको पता चल गया कि ए बाई आर की वैल्यू है आपकी 28,000। देख लो भाई, देख लो जरा, ई ए बाई आर की वैल्यू है 28,000। क्यों? क्योंकि ये जो टी है, देखो ये जो टी है, ये टी तो ऐसे की ऐसे है, ये रहा, ठीक है। तो ये जो ई ए बाई आर है, सिर्फ इसी की जगह 28,000 लिखा हुआ है, ये देखो, ठीक है। तो ई ए बाई आर की जगह क्या लिखा हुआ है? 28,000, यानी कि ई ए बाई आर की वैल्यू 28,000 हो गई। तो ई ए की वैल्यू क्या हो गई? ई ए की वैल्यू हो गई 28,000 मल्टीप्लाइड बाई आर, आर की वैल्यू रख दो, क्या हो गया? 28,000 मल्टीप्लाइड बाई आपका क्या हो गया? आर की वैल्यू 8.314, ठीक है। ये रख दो, अब ये रख दो, रख करके कर दो मल्टीप्लाई, बात खत्म, ये आपका आ गया। बहुत ही ज्यादा सिंपल था ये न्यूमेरिकल, है ना। लग रहा था पता नहीं क्या आफत है, ठीक है, और निकला ये सब कुछ, ठीक है। तो इसकी आंसर आपका क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 2.32 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ और ये ई ए है, तो ये आपका जूल पर मोल तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और इसका जूल पर मोल कैसे आएगा वो भी देख लो। 28,000 है, इसकी यूनिट आपने के रखी हुई है, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है? जूल पर मोल पर केल्विन, यही तो है, ठीक है। तो आप केल्विन केल्विन ये काट दो, ये जो केल्विन है ये केल्विन काट दो, और जूल पर मोल आपका बच गया, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका ई ए का आंसर आ गया। अब बताओ कितना इजी था, आपको सिर्फ पकड़ना था कि ई ए बाई आर की वैल्यू यहाँ पर 28,000 लिखी हुई है, ठीक है। ओके, ये हो गया। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, है ना, आपको अच्छा लगेगा कि इस तरह से ये न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं, ओके, ठीक है। और फिर उसके बाद में सीधा पीवाईक्यू पे आएंगे, बस लास्ट ले रहे हैं एनसीईआरटी का। उसके बाद में हम सीधा का सीधा किस पे आने वाले हैं? पीवाईक्यू पर आने वाले हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ई ए कैलकुलेट करना है ना। ईए के लिए हम लेने वाले हैं एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, कौन सा है भाई? एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम लोग 27 ले, क्या 27 नहीं लेंगे, 4.30, हाँ 30 ले लेते हैं, यस ये लो 4.30 ले लेते हैं। ये न्यूमेरिकल आपके आराम से आ सकता है एग्जाम में। ये हमने उठा लिया और यहाँ रख दिया 4.30, ये लो भाई। ये आप मत कहना कि सर ये आपने क्या किया है, 4.30 क्यों ले लिया बोल के, ये तो काफी लंबा न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब इसको जरा पढ़ लो, रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपुलेट्स। अब जरा आप स्क्रीन पे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो और इन्फॉर्मेशन विड्रॉ करो इससे। न्यूमेरिकल से सबसे पहले इन्फॉर्मेशन विड्रॉ करना हमें आना चाहिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल से इन्फॉर्मेशन विड्रॉ करना आना चाहिए। एंटी लॉग लेना जरूरी है, क्यों जरूरी है? अरे भाई एंटी लॉग यदि कहाँ आएगा तो इक्वेशन में लेना ही पड़ेगा ना, क्या रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। फटाफट इंफॉर्मेशन विड्रॉ करो और देखते हैं कैसे सोल्व करते हो आप लोग इसको। यस, रेट ऑफ द रिएक्शन क्वाड्रुपुलेट्स, ओके ओके, रेट ऑफ द रिएक्शन क्वाड्रुपुलेट्स 4 गुना हो जाती है व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम इतना टू इतना। यस, T1 मिल गया दोस्तों, T1 मिल गया 293, T2 मिल गया 313, ओके यस। और रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपुलेट्स, क्वाड्रुपुलेट का मतलब समझिए, क्वाड्रुपुलेट का मतलब है कि T1 से जब T2 करेंगे तो रेट 4 गुना हो गया। रेट कितना हो गया? 4 गुना हो गया। इसका मतलब आपका जो K1 K2 का रेशियो है, K2 बाई K1, ये देखो वो आ गया आपका 4। समझो बात को, रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपुलेट, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब है कि T1 से जब T2 पे जाते हैं तो रेट 4 गुना हो गया, यानी कि रेट कांस्टेंट K2 बाई K1 का रेशियो 4 आ गया, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, EA हमें कैलकुलेट करना है, ये लो। रिएक्शन अज्यूमिंग इट डज नॉट चेंजेज विद टेम्परेचर, ठीक है, कोई बात नहीं, टेम्परेचर के साथ एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होती, हमें भी पता है, कल ही सीखा है हमने, ओके। तो ये बात हो गई, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है। अब भाई इक्वेशन क्या लगाओगे जरा बताओ।
बहुत सिंपल सी बात है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है। है ना? आप सिंपल सा इक्वेशन लगा दो, log K2 डिवाइडेड बाई K1, ठीक है, इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, EA डिवाइडेड बाई 2.303 RT, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद में तो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2 हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको देखना जरा, K2 बाई K1 4 है ना, तो आप क्या, अब इसमें वैल्यू रख दो भाई सारा। अब आप समझ गए ना क्या हुआ, log 4 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आ गया आपका एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू तो आपको निकालनी ही है, ठीक है, 2.303 RT। अच्छा अच्छा, EA किया है क्या इन्होंने, तो EA को अपन सीधा इधर ले लेते हैं ना, जो हमारी इक्वेशन है वो बना लेते हैं, ठीक है। यस, अभी तो हमने वैसे ही तो किया था, है ना? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मेरे ख्याल से आप इसको कर सकते हो, बस इसमें इतनी चीज थी और कुछ था ही नहीं इसमें। अब मेरे ख्याल से आप इसको टेकअप कर सकते हो, कैसे? अब आप EA का इक्वेशन बना लो फटाफट, मैं इक्वेशन बना के वैल्यू रख के इसको छोड़ दूंगा, ठीक है, आगे नहीं करूंगा। ओके, EA को आप करोगे तो क्या आएगा, 2.303 RT, और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, log K2 बाई K1, और ये वाली जो टर्म है ना जहां टिक कर रहा हूं वो हो गई आपकी रिवर्स, और तो ये आ गया T1 T2 और T2 माइनस T1, ये किसके लिए, EA के लिए आ गई। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, केवल और केवल वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है। 2.303, आर की वैल्यू 8.314, 8 पॉइंट, यस 314, मल्टीप्लाई करेंगे हम टेम्परेचर से, ठीक है ना। EA बाई आर, नहीं ये T नहीं आएगा ना, हमने गलत कर दिया ना, EA बाई आर ही आएगा यहाँ पर, ये RT नहीं है भाई, ठीक है। तभी मैंने देखा ये T कौन सा आ गया, ओके। तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या रखोगे, log 4, ये लो log 4, और यहां क्या रखोगे, यहां आप मल्टीप्लाई करोगे किस किस को, 293 मल्टीप्लाइड बाई 313, और डिवाइडेड में आप लोगे इन दोनों का डिफरेंस, T2 बाई T1 कितना आ गया भाई, 313 में से 293 20 आ गया, सीधा ही 20 लिख देते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये आपने कर दिया। अब आप इसको सोल्व कर देना, जो आप सोल्व करोगे वही हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे सर log 4 की वैल्यू, तो देखो भाई इतना तो सबको पता है कि log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 4 की वैल्यू इसका डबल होता है 6020, ये लो, ठीक है ना, log 4 की वैल्यू, ओके, ये लो। तो ये यहां रख देना, मल्टीप्लाई कर देना, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। चलते हैं पीवाईक्यू शीट पर, फटाफट जल्दी से पीवाईक्यू शीट मुझे ओपन करने दो और देखते हैं क्या क्या न्यूमेरिकल दिए हैं, कुछ दिए हैं कि नहीं दिए हैं। यस, इसमें गए, इसमें गए, केमिकल काइनेटिक्स में गए, पीवाईक्यू में गए, पीवाईक्यू फोल्डर कहाँ रखे हुए हैं भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तक वो पेरेंट फोल्डर में नहीं आए हैं, इधर उधर ही घूम रहे हैं। ऑल पीडीएफ में गए, पीवाईक्यूज में गए, यस। अब हमें लेनी है सेकंड पीवाईक्यू, ठीक है, ये लो, और ये आपके सामने है। और मैं एक काम करता हूँ, इसको इसको ओपन करता हूँ अलग जगह। आप भी क्या याद करोगे, फटाफट अलग जगह ओपन कर लेते हैं इसको। केमिकल काइनेटिक्स, एक सेकंड आपको इंतजार करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, ओनली 1 सेकंड। यस, ये हमने किया ओपन, और ये हमने क्या किया ओपन, डी में गए, इसमें गए नहीं, इसमें नहीं गए, डी में गए, और गए हम किस में, इसमें गए, इसमें गए, इसमें भी नहीं है, एक मिनट देखते हैं, सपोर्टेड फाइल्स, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन उठा उठा के ले आते हैं वहां से, है ना, बाद में देखा जाएगा। फर्स्ट ग्रेड 2018 का क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, फर्स्ट ग्रेड 2018, ये लो, ठीक है, ओके। अब ये आपको करना है भाई, फर्स्ट ग्रेड 2018 का क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ये लो, ठीक है।
अब ये आपको करना है फटाफट। दिख तो आपको रहा है ना ये? यस दिख रहा है। यस। अब मैं इसको सोल्व नहीं कराऊंगा, आप इसको देखते ही पकड़ लोगे क्योंकि हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए हैं। देख लो, आप इसको देखते ही पकड़ लोगे। कैसे? आप देखो 2018 में ये पूछा हुआ है, इन्होंने दिया है सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन दी है, दी होगी, हमें क्या मतलब है, कुछ भी ऑर्डर हो, हमें तो बस ये देखना है दिया क्या है। तो इन्होंने दिया है k इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻11 और उसके आगे इन्होंने यूनिट लिखी है ना? उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, इतनी बात हो गई। उसके आगे एक्सपोनेंशियल की पावर दी है 10,000 के डिवाइडेड बाई टी। ये लो भाई, ठीक है। और पूछा क्या है? ये लो, सेम टू सेम एनसीईआरटी वाले इक्वेशन का कॉपी किया हुआ है और 28,000 को 10,000 किया हुआ है। ये लो, ठीक है, वैल्यू चेंज कर दी है। कौन सा इक्वेशन है? अभी हमने सबसे पहला किया था ना, सबसे पहला किया था कि नहीं किया था? ऐसा सबसे पहला नहीं, ये नहीं, ये किया है, ठीक है, ये किया है एनसीईआरटी का 4.26। इसी से प्रेरित है वो न्यूमेरिकल, 100% सेम टू सेम लिखा हुआ है, ठीक है। बस केवल 28,000 की जगह 10,000 और के की वैल्यू चेंज कर दी। मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चन का फॉर्मेट एक ही है, ठीक है। बहुत इजी था ये क्वेश्चन। ईए की वैल्यू निकालनी थी। आप जानते हैं यहां पर ये 10,000 किसकी जगह रखा हुआ है? ये 10,000 रखा हुआ है ईए बाई आर की जगह, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन क्या होती है? ए एक्सपोनेंशियल डिवाइडेड टू पाई ईए बाई आर टी। तो ये जो ईए बाई आर है उसकी जगह क्या लिखा हुआ है? उसकी जगह 10,000 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ईए बाई आर इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। और आपका ईए क्या आ गया? ईए आ गया आपका 10,000 मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू 8.314। अब इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना आ गया? इसका आ गया वैल्यू आपका 83140, यही तो आया, ठीक है। ये आया आपका जूल पर मोल। अब इसको आप क्या करोगे? इसमें मैचिंग करोगे कहां? 10,000 ये आंसर नहीं है, 8.314 ये तो आर की वैल्यू दे दी, ये ए की वैल्यू दे दी। ए की वैल्यू देखो ये रहा, ऑब्जेक्टिव में ए की वैल्यू पूछ सकता है, ऐसा देकर के कहेगा कि आरएनएस एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू बताओ, तो वो ये रही, ए की जगह 5 इंटू 10⁻11 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपका जो 3 नंबर है वो देखना जरा। 3 नंबर में इन्होंने दिया है 83.14 किलो जूल। यस, इसको यदि किलो जूल में कन्वर्ट करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका 83.14 किलो जूल आएगा, सुन लो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यस, बात आपको पकड़ में आई ना? सेम टू सेम एनसीईआरटी वाले पैटर्न पे आया हुआ है 2018 में, ठीक है। अब चलते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन भी उठा के लाते हैं न्यूमेरिकल्स में से, देखते हैं क्या क्या आया हुआ है, आखिर आखिर क्या क्या पूछा हुआ है। एक और ले लेते हैं, आप भी क्या याद करोगे? ये लो, ये भी हम लाते हैं, है ना, ठीक है। ये लो, आज आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ये आरपीएससी 2022 फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, जरा देख लो क्या लिखा हुआ है, काफी ज्यादा इजी है, ठीक है। इन्होंने कहा है सेकंड ऑर्डर की रेट रिएक्शन है, ठीक है। उसके लिए टेम्परेचर दे दिया भाई इन्होंने। क्या लिख रहे हो भाई? ऑप्शन 3, इसमें बताओ इसमें क्या है? 5 कितना है ये? 5.45 पे। सर ये 10,000 के में के का, अच्छा 10,000 के में के का मतलब क्या है? यस, ये आपने बात बड़ी अच्छी पूछी है, ठीक है। ये आपने बात बड़ी अच्छी पूछी है। मैं वापस चलता हूं वहीं पर, ये लो, मैं वापस वहीं आ गया भाई। अब मैं आपको वापस और ओपन करूंगा इसको, ठीक है। आपको लगेगा कि कुछ हुआ है आज। यस, अब इन्होंने देखो क्या किया है, ई ए बाई आर की जगह लिखा है 10,000 के, यही तो लिखा है, 10,000 के लिखा है, ठीक है, सिर्फ इसकी जगह। अब ये देखो ई ए बाई आर क्या है, जरा बात को समझो, बात को समझो। इनकी यूनिट लिखता हूं मैं, इनकी यूनिट लिखता हूं। ई ए की मैंने लिखा जूल पर मोल, आर की मैंने लिखा जूल पर मोल पर केल्विन, समझो बात को। तो जूल पर मोल तो कट गया, केल्विन चला गया ऊपर, तो ये केल्विन वही तो केल्विन है, बात को समझो। यदि आप इनकी किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को सोल्व करोगे, ई ए बाई आर की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू रखोगे तो उसकी यूनिट के ही आएगी, क्योंकि ये के यहाँ बचा हुआ है नीचे, के टू पावर -1 केल्विन इनवर्स से ऊपर जाकर के केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वो के है, समझो, ठीक है। तो ये यूनिट की काटापीटी की वजह से आया है, ओके। अब वापस हम आ गए इसी में, ठीक है। इसमें क्या दिया है? ऑर्डर रेट कांस्टेंट दिया है, ठीक है। कितने पर? T1 टेम्परेचर हमें मिल गया है फ्रेंड्स, कितना है? 100 का मतलब हो गया 373, है ना। डिग्री का कोई काम का नहीं है, हमारे सारे न्यूमेरिकल केल्विन में होंगे, ओके। यस, आगे इसने K1 की वैल्यू दे दी, K1 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁴, ठीक है।
यूनिट से हमें कोई मतलब नहीं है, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ये लो T2 दे दिया, T2 दे दिया कितना 400, अच्छा 400 का मतलब हो गया 600, 600 हो गया कि 700 हो गया, 273, 373, 600 हो गया, 673, ये लो K2 इन्होंने निकलवाया है भाई, K2 आपको निकालना है, ठीक है। गिवन दैट, अच्छा अब आएगा मजा, देखो गिवन दैट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू 0, इन्होंने कहा है कि आपको EA लेना है 0। यस, यही तो बात है इस क्वेश्चन की, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा जरा देखना, इसमें जितना आपको आनंद आने वाला है उतना किसी में आनंद आपको आएगा ही नहीं, ठीक है। यस, तो अब देख लेते हैं हमारा पेरेंट इक्वेशन क्या है, log K2, हमारा जो मेन इक्वेशन है वो क्या है, log K2 डिवाइडेड बाई log K1, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, log K2 बाई K1 हो गया। इधर क्या लिखेंगे भाई, इधर हम लिखेंगे EA डिवाइडेड बाई 2.303R, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे, इधर अब आप कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। जैसे मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं इसमें T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई आपका T1 T2, हो गया इतना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू प्लेस करनी है, आपको क्या निकालना है, K2 निकालना है, जरा देखना ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप एक्टिवेशन एनर्जी की जगह 0 रख दो। अरे भाई एक्टिवेशन एनर्जी की जगह 0 रखोगे तो ये पूरी वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी, बताना जरा, बताना जरा, ये पूरी 0 हो गई, ठीक है। तो क्या आ गया, इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू 0, तब क्या आ गया, लोग लोग यस, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, ठीक है। यही तो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ log K2 इक्वल टू log K1, यही तो हुआ। अब दोनों तरफ log है तो log तो कट जाएगा, ठीक है। तो K1 की वैल्यू क्या है, K1 की वैल्यू जो हुई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ K2 इज इक्वल टू K1, इसका मतलब जो K1 की वैल्यू है वही K2 की वैल्यू है। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, यानी कि यदि ऐसा क्वेश्चन कोई एक बार करके गया है तो वो इतना सोल्यूशन करेगा ही नहीं, इतना वो करेगा ही नहीं। नहीं भी करके गया है तो वो तुरंत पकड़ लेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 0, इसका मतलब ये टर्म तो गई काम से, ये पूरी 0 हो गई, अब आपको वैल्यू वैल्यू रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और लॉग ये हो गया, इसका मतलब आप समझ गए ना, 3.4 3 इंटू 10⁻⁻4 जो आंसर है वही यहाँ पर, वही वही K1 है और वही K2 की वैल्यू होगी, ऑप्शन नंबर 3 सही है। समझ में आया ना, कितना शानदार क्वेश्चन दिया है आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 में, ठीक है। ओके, यस। अब एक और लेते हैं, एक और लेते हैं, कुछ कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल्स और हैं, है ना। फिर हम क्या करेंगे, वो पीवाईक्यू की शीट है उसको हम ले लेंगे सामने, और जितने भी जो क्वेश्चन है वो सारे ले लेंगे। आपको बड़ा ताज्जुब होगा जान करके कि सेम टाइप का क्वेश्चन पीवाईक्यू शीट में दिया हुआ है, सेम टाइप का क्वेश्चन 2011 में, 2011 में केमिस्ट की एग्जाम में पूछा हुआ है, देखो आपके सामने है सेम टाइप का क्वेश्चन। ये देखो सेम टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, आपका ये दे दिया 0, फिर कहा कि के की वैल्यू ये है इतने टेम्परेचर पे, तो के की वैल्यू इतने टेम्परेचर पे बताओ, ये लो। जब एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो गई, आपको पता है K1 इज इक्वल टू K2 हो गया, बात खत्म, ठीक है। तो अब 3.2, ये 3.2 10⁴ कहां है भाई, ये रहा, सेकेंड आंसर है। बात समझ में आई ना। ये देखो ये क्वेश्चन 2011 से चलता हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2011 वाला यदि क्वेश्चन किसी ने किया था तो वो 2022 वाला उसने पकड़ लिया होगा बहुत आराम से, ठीक है। तो इसीलिए जो पुराने आए हुए क्वेश्चन हैं वो सोल्व करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको अंदाजा हो गया होगा। और अब मैं जो क्वेश्चन रखने वाला हूं आपके सामने वो एकदम आपको हैरान करने वाला है। ये एग्जाम कौन सी है, पहले मैं ये देख लूं, ये टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री का एग्जाम 2022 में हुआ है वो है, ठीक है। पहले तो मैं इस एग्जाम का नाम रखता हूं क्योंकि ये वहां अलग से क्वेश्चन के साथ नहीं था, ये लो। अब मैं क्वेश्चन रखने वाला हूं, आपको भी बड़ा हैरानी होगी कि ये क्वेश्चन इन्होंने चुराया कहां से ठीक है ना। इसका मतलब जहां एक्सपर्ट चल रहा है हम उसके आसपास ही हैं, हम उससे दूर नहीं है बोल करके, ठीक है। यस, ये लो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी एज इट इज। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी गलत उठा लाया मैं।
कोई बात नहीं, वापस उठाता हूं, ये क्वेश्चन उठाना था मुझे। ओके, ये लो भाई, आ गया आपके सामने, जरा फटाफट पढ़ लो इसको, पढ़ लो इसको फटाफट, क्या ये कह रहा है। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट 2022 में ये क्वेश्चन आया है, और फटाफट इसको पढ़ लो क्या कह रहा है ये, और देखो कि ये क्वेश्चन आपने सोल्व किया है क्या अभी, अभी आपने सोल्व किया है क्या ये क्वेश्चन? हम्म, ठीक है, चलो इसके बगल में दूसरा रखता हूं, आपको अभी आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, अभी जो मैंने एक क्वेश्चन सोल्व किया था एनसीईआरटी का वो रखता हूं इसके बगल में। ठीक है, वो कहाँ गया भाई, सबसे पहला वाला क्वेश्चन कहाँ गया एनसीईआरटी का, ये रहा, ये रखता हूं उसके बगल में, आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, ये लो इसके बगल में यहां रख देता हूं, ये लो भाई, अब आप आराम से पढ़ो, मिलाओ आराम से दोनों को, मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दोनों को मिलाओ, देखिए एक ही है क्या, मैं थोड़ा सा आ गया उसके ऊपर साइड में हो जाता हूं, ये लो, मिलाओ दोनों को, एक ही है क्या? ठीक है, आपको बात पकड़ में आ गई, इन्होंने एक इंटेलिजेंट काम किया एक्सपर्ट ने इंटेलिजेंट काम और किया, जो लोग आपका है, लोग आपका वैल्यू है, देखो लोग 0.07 डिवाइडेड बाई 0.02, हमने जो सोल्व किया था ना वो इसने करके दिया, इसको पता है लोग टेबल कहां से लाएंगे बच्चे। ठीक है, तो लोग वाली वैल्यू इन्होंने करके दी है, बाकी आपको करना है, क्वेश्चन वो का वो ही है, 2022 में आया है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो हमने उठाया है 4.9, सेम टू सेम, और उसमें 4.9 में तो ए भी कैलकुलेट करवाया है, इसने ए को छोड़ दिया, इसने सोचा ए कौन कैलकुलेट करवाएगा, बेचारा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतनी माथामारी थोड़ी ना होती है, तो ए को इसने हटा दिया। ठीक है, एक्सपर्ट ने बहुत समझदारी से काम लेकर के ए को छोड़ दिया और बाकी को ऐसे कैसे रख दिया, ये लो भाई। ठीक है, तो इसलिए ही तो मैं कह रहा था कि पीवाईक्यू हम अभी नहीं करेंगे, पहले एक बार एनसीईआरटी ले लेते हैं, पीवाईक्यू उसके बाद लेंगे। ठीक है, अब हम 5-7 मिनट और बचे हैं। ठीक है, और उसमें मैं आपके सामने एक आधा क्वेश्चन और रखने वाला हूं, या रखने की जरूरत है या नहीं है, पहले पीवाईक्यू देख लेते हैं, है ना, उसके बाद में मैं एक आधे आपके सामने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और रखता हूँ, आपको लगेगा कि आज कुछ किया है आपने। यस, कुछ क्वेश्चन है मेरे साथ, उनको आप टेकअप आराम से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये मैं आपके सामने रखने वाला हूं जल्दी से। ओके, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, ठीक है, एडिशन ऑफ द केमिकल इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ओके, यस, कोई बात नहीं, सेम टू सेम ही है भाई, देखो एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आपको, ये एक्टिवेशन एनर्जी जीरो वाला है ना, ये देखना जरा, ये देखना, ये भी मैं आपके सामने रखता हूं, अभी जो हमने एक्टिवेशन एनर्जी जीरो वाला क्वेश्चन किया है ना, ठीक है, वो देखो ये आपके सामने है, और ये कब आया हुआ है, 2019 नीट में, ये लो, आरपीएससी में 2011 में भी आ चुका है, और नीट में ये आया है 2019 में, बोलो एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है, और बोल करके K1 दे दिया, K2 कैलकुलेट करो, बात आपको समझ में आई, इसका मतलब ये थोड़ा सा फेमस टाइप का क्वेश्चन है, हर जगह आ रहा है ये, ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए ये हर जगह आ रहा है, तो आप इस तरह से थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन से आप बच के रहिए। ठीक है, अब मैं फटाफट से करूंगा क्या, ज्यादा कुछ नहीं है मार्जिन, 5-7 मिनट का मार्जिन है, तो पीवाईक्यू शीट में ले लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, ताकि वो जो शीट है वो हम सारी उसको कर लें सोल्व, सपोर्टेड फाइल्स, ओके, अब वो कहाँ से लाएंगे हम, वो लाएंगे हम डी में गए, डी में जाने के बाद में हम गए किस में, फर्स्ट ग्रेड के वीडियोस में गए, केमिकल काइनेटिक्स में गए, ऑल पीडीएफ में गए, ऑल पीडीएफ में जाने के बाद में ये था आपका, काइनेटिक्स में गए, ऑल पीडीएफ में, ओके, ऑल पीवाईक्यू में गए, ऑल पीवाईक्यू में जाने के बाद में आरएनएस इक्वेशन का पीवाईक्यू हमने ओपन किया, यस, फाइनली हम क्या बोलते हैं, सक्सेस हो गए हैं, इसको क्या बोलते हैं, आपके यहाँ पर इसको लाने में, और ये आ गया आपका केमिकल काइनेटिक्स एक्सप्लोरर, अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, ये लो, अब आएगा, आप भी क्या याद रखोगे, ये लो, ठीक है,
ये लो भाई, ठीक है, शीट आपके सामने है, 2 मिनट का टाइम लगा लेकिन पूरी शीट आ गई आपके सामने, ये देखो, ठीक है। अब फटाफट मैं करता जाता हूं, देखते जाओ जरा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री राइज से इंक्रीज करते हैं, क्यों भाई? ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, कल जो हमने किया है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि 10 डिग्री राइज करने से रेट क्यों बढ़ता है। फटाफट आंसर बता दो, ठीक है। 10 डिग्री राइज करने से इसलिए बढ़ता है कि आपके जो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ती है, क्या क्या बढ़ता है बताओ? रेशियो ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इंक्रीज होता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है। तो जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है वो इंक्रीज होता है, कल ही हमने देखा है, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है उनका नंबर बढ़ जाता है, कब? जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसलिए आपका रेट इंक्रीज होता है। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम लोग यदि थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देके आएंगे, ये करके आ जाएंगे इसका आंसर, नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। नहीं, ये नहीं है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का नंबर इंक्रीज होता है। जो हमने कल बोल्ट्जमान वाला जो ग्राफ था ना, उसने हमें यही बताया है। ये क्वेश्चन अभी अभी हमने सोल्व किया है, कोई बात नहीं, ये आप सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड 2022 में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ जो है, किसका? आपके आरएनएस इक्वेशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वो यहां पर इन्होंने पूछा है ना। वो ग्राफ आपका ये तो नहीं है नेगेटिव स्लोप वाला, ये है। इस ग्राफ की खास बात मैं आपको बता दूं, आप इसमें स्लोप पे भी नजर रखना। अगला क्वेश्चन स्लोप क्या है वही आने वाला है, या इंटरसेप्ट क्या है वही आने वाला है। ये ग्राफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुन लो। इसमें स्लोप का जो फॉर्मूला है, ठीक है, उससे भी एक्टिवेशन एनर्जी निकाली जा सकती है। मैंने जहां लिखवाया है वहां देखना, ऐसे न्यूमेरिकल आजकल आ रहे हैं कि स्लोप की वैल्यू ये है तो एक्टिवेशन एनर्जी बताओ, ठीक है, और वो निकलेगा इसके स्लोप के फॉर्मूले से। आप इसका स्लोप का फॉर्मूला देखना जाकर के, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ग्राफ है चैप्टर के उनमें से एक है। ये क्वेश्चन अभी अभी हमने सोल्व किया है, एक्टिवेशन एनर्जी 0 वाला, और इसमें आपका आंसर कितना था? 3 नंबर था, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इन्होंने कहा है कि भाई आरएनएस इक्वेशन ये है, तो गलत बताओ, ठीक है। गलत क्या बताना है जरा देखते जाओ। यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल होती है, ये बात सही है। ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर और ई इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ए इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर, यहीं पर इस ताले की चाबी है, सुन लो। कल ही हमने देखा है कि ये जो ई ए है और ये जो ए है, ये दोनों भाई भाई हैं। भाई भाई का मतलब दोनों ही टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, दोनों ही टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, दोनों ही रिएक्टेंट्स की नेचर पे यानी कि पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए फिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो यहाँ पर जो पहली बात लिखी है, ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये बात तो सही है, ए तापमान पर निर्भर नहीं करता, ये बात सही है। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड करती है तापमान पर, ये बात गलत है, और हमें यही पता लगाना था, फॉल्स पता लगाना था। नंबर 3 इसमें सही है, ठीक है। समझ में आया आपको? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे क्लिक किया इन्होंने। टेक्निकल असिस्टेंट 2016 में इन्होंने कहा है कि भाई आरएनएस इक्वेशन कौन सी है? आरएनएस इक्वेशन कौन सी है? मेरे ख्याल से नंबर 4 होगी। हाँ यही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर तापमान के प्रभाव को दर्शाने वाली आरएनएस इक्वेशन कौन सी है बोल करके इन्होंने लिखा है। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में भी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो। टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछा इन्होंने एक रिएक्शन का, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट तो हमें पता ही है ना, के टी प्लस 10 है ना, और डिवाइडेड बाई के टी, है ना, यानी कि बढ़े हुए टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़े हुए टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या होगा, और बिना बढ़े हुए टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या होगा, वो आपका आ गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ताप गुणांक इन्होंने पूछा है। ये वापस उसी ग्राफ का क्वेश्चन है, केमिस्ट 2011 में वापस यही पूछा है इन्होंने। इंटरसेप्ट देखो, मैंने कहा था ना कि इसमें स्लोप और इंटरसेप्ट आपको कभी भी पूछा जा सकता है, तो इसमें इंटरसेप्ट क्या है भाई? फटाफट आंसर दो। वो जो ग्राफ था ना किसका, आपके क्या बोलते हैं, इसका इंटरसेप्ट बताओ भाई। बता दिया क्या आपने? 2 आंसर दिया है क्या इसका? अच्छा, ये नेचुरल लॉग ए यही होता है ना, ठीक है। लॉग ए तो नहीं होगा ना, नेचुरल लॉग ए, ओके यस, सब लोगों ने सही जवाब दिया है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। केमिस्ट, ये क्वेश्चन एक्टिवेशन एनर्जी 0 वाला अभी अभी हमने सोल्व किया है, कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं। जूनियर केमिस्ट पीएचडी 2011 द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट,
रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर का क्या, अच्छा कौन सी इक्वेशन बताती है? आरएनएस इक्वेशन बताती है भाई, इतना तो हमें पता चल गया है। अब टेक्निकल असिस्टेंट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट केमिस्ट का है 2022 का, आरएनएस इक्वेशन का समीकरण क्या है? ये वही जो अभी इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा है ना, सेम क्वेश्चन इन्होंने घुमा फिरा के दे दिया, और ऑप्शन इसमें 4 होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन वापस फर्स्ट ग्रेड का नहीं, ये टेक्निकल असिस्टेंट जो है ना केमिस्ट, उसमें जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठाया है इन्होंने 4.9 एग्जाम्पल, जिसको हमने सोल्व किया है ना। ये वही, इसीलिए तो मैंने पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के। ये भाई टेक्निकल एजुकेशन 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जरा फटाफट मुझे इसका आंसर बताओ। किसी को नहीं आता है तो वो भी बता देना कि इसका ये कैसे हुआ सर। आराम से पढ़ो, समझो, है ना। टेक्निकल एजुकेशन 2020 का ये क्वेश्चन है। नंबर दो, एनर्जी बिलो विच ऑल द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विल नॉट रिएक्ट, द एनर्जी अबोव विच ऑल द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विल रिएक्ट, बिलो विच ऑल द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, द एनर्जी अबोव विच, 4 आ रहा है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ई। नहीं भाई, फ्रैक्शन कैसे आएगा? फ्रैक्शन तो बेचारा पूरा है, जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ना, एक्सपोनेंशियल ई बाई आर टी, वो पूरा है फ्रैक्शन तो, है ना, तो वो तो नहीं आएगा, वो तो नहीं आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 and 2, 1 and 2, यस, ठीक है। तो 1, अर्पित ने कहा है 1 आंसर आ रहा है, द एनर्जी अबोव विच ऑल कोलाइडिंग molecules will react, all colliding molecule will react, the energy below which all the colliding molecule will not react। तो भाई 2 में क्या दिक्कत है? जब 1 सही है तो 2 में क्या दिक्कत है बताओ? हम्म जब आपका 1 को आप सही कह रहे हो, तो फिर तो 2 भी तो सही होना चाहिए ना, क्योंकि बिलो विच ऑल द कोलाइडिंग मोलिक्यूल विल नॉट रिएक्ट। तो ये तो बात सही है कि वो क्या है, ई एक्टिवेशन एनर्जी है। अब एक्टिवेशन एनर्जी को इन्होंने दो तरह से लिखा है, देखो। एक तो आपका लिखा है कि एनर्जी उसके ऊपर, अबोव विच all the colliding molecule will react, energy below which all the colliding molecule will not react, all never react। हाँ बात सही है। 3 नंबर, द टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, नहीं टोटल एनर्जी तो नहीं आएगा भाई, वो एक्टिवेशन एनर्जी है। ये बात को समझो, इन्होंने उन्होंने ए जानबूझ करके छुपाया है वहां पर, ठीक है, केवल ई लिखा है। एक ही बात है सर, एक और दो में, हाँ एक और दो में तो एक ही बात है, ये बात आपकी एकदम सही है, ठीक है। लेकिन सारे जो कोलिजन्स होते हैं ना, वो कभी रिएक्ट नहीं करते हैं। ऑल जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विल रिएक्ट, नहीं नहीं नहीं, ऑल कोलाइडिंग मॉलिक्यूल कैसे रिएक्ट करेंगे? ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए और भी कुछ चाहिए भाई, समझो बात को, ठीक है। ये बोनस है, ये आपको पता है क्या, कंफर्म है क्या, बताओ जरा। हम्म ये एग्जाम कौन सा है, इसकी की निकाल लेते हैं, इसकी की निकाल लेते हैं। एग्जाम कौन सा है अभी देखते हैं, फिर खत्म करते हैं। टेक्निकल एजुकेशन फर्स्ट में, टेक्निकल एजुकेशन फर्स्ट 2020 का 76वां क्वेश्चन है। इसकी की निकालता हूं भाई मैं, चिंता मत करो, अभी 2 सेकंड लगेगी। सब कुछ कंप्यूटर के अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। ये लो, हमें चाहिए की, किसकी, किसकी की चाहिए हमें? टेक्निकल एजुकेशन फर्स्ट 2020। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, दो आंसर है भाई, दो आंसर है, की निकाल ली मैंने। की रख दूं क्या आपके सामने? आप कहोगे सर हमें क्या पता आपने की निकाला है या कहाँ देख रहे हो। ये लो, की का स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, और ये आपके सामने मैंने यहाँ रख दिया है, ये लो, ठीक है। तो ये की मैंने निकाल ली है, देख लो, आप देख लो। ये टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का है ना। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कौन सा है ये, जरा देखते हैं इसको। ओके, यहाँ रख लेते हैं इसको आराम से, ठीक है। हाँ अब आप देख लो,
टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का 2020 का पेपर 1 है। पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 76 है, आंसर 2 है। यस, इसका मतलब साफ साफ है कि एनर्जी अबोव विच ऑल द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विल रिएक्ट। ये जरूरी नहीं है, देखो इफेक्टिव कोलिजन जरूरी नहीं है कि एक्टिवेशन एनर्जी होते ही इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा, कभी नहीं होता है। सुनो, ये क्वेश्चन जोर का झटका धीरे से देने वाला था। बहुत सारे लोग यदि पहला ऑप्शन पढ़ेंगे उसी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, इसमें ऑप्शन 2 सही है। क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी से ऊपर एनर्जी होने वाले सारे मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करते हैं, उसके लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ही काफी नहीं होती, उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी मॉलिक्यूल्स का होना चाहिए। तो वो सारे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ऊपर होती है, जरूरी नहीं है वो रिएक्ट करें, लेकिन ये निश्चित है कि इसके नीचे जो मॉलिक्यूल होंगे वो कभी रिएक्ट नहीं करेंगे, ये एकदम पक्का है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन इसमें है की में, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन 2 इसका आया, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला था, मतलब इतना आसान पिक करना इसको था नहीं। यदि आपका तुरंत माइंड यदि काम कर गया तो कर गया, नहीं तो यदि आपने सेकंड ऑप्शन ध्यान से पढ़ लिया, ठीक है, तब तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और फिर आप कंक्लूजन को की तरफ चल लोगे। यदि आपने पढ़ा नहीं, सीधा पहला पढ़ा, आपको लगा सही है बोल करके, लेकिन क्वेश्चन में गहराई थी, देखो है ना। हम इसको सरफेशियल क्वेश्चन नहीं मान सकते, टेक्निकल एजुकेशन लेक्चरर का क्वेश्चन था, तो थोड़ी सी गहराई है इस क्वेश्चन में। यस, तो आज के लिए इतना ही, है ना। और उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन है वो यूजफुल रहा होगा। और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी के न्यूमेरिकल्स हैं, अब आप इनको चुन चुन करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि क्या बोलते हैं, यस, तो इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड देखो काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। आपको फंडामेंटल के साथ उसके साथ चिपक करके रहना है। आप फंडामेंटल के साथ चिपक करके रहेंगे तो आप बहुत आराम से इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कुछ कहना है तो बताओ फटाफट, नहीं तो फिर चलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में गहराई थी, है ना। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नया जो है, वो नया टॉपिक है ना। 2 दिन का एक तरह से ब्रेक सा हो गया। ब्रेक क्या, हम हमारे टॉपिक तैयार कर रहे हैं, ठीक है। कल हमने जो टॉपिक तैयार किए थे वो अलग थे। कल वाला तो ये पूरा सेशन काफी ज्यादा जबरदस्त, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट टॉपिक, अब भाई इसमें बचा ही क्या है, केमिकल काइनेटिक्स में आपका कोलिजन थ्योरी बची है, आपका ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी बची है, फिर आपका कैटालाइसिस बचा है, उसमें फोटोकेमिकल इक्वेशंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस की काइनेटिक्स बची है, ठीक है। और आपका मतलब थ्योरेटिकल मैटर ज्यादा है, देखो है ना। डिस्कशन करने वाला मैटर कम है, थ्योरेटिकल मैटर ज्यादा है ना। हो सकता है कि कल वाली हम क्लास ले लें और इन बिटवीन एक आधी क्लास रिकॉर्ड करके डाल दूं और एक आधी क्लास हम लोग डिस्कस कर लें, ये हो सकता है। जहां तक मेरा टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि जल्दी से थ्योरी वाला खत्म करके एक और डाउट क्लास ली जाए, जिसमें जिसको जो भी नहीं आता उसी की बात कर लें, ठीक है ना। ये हम करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं फिर।